साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, समकालीन हिंदी नाटककार की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 4 महत्वपूर्ण नाटककारों की रचनाओं, उनके नाटकों पर तेजी से चर्चा करेंगे। चूंकि मैंने आपसे बताया कि आपकी परीक्षा के पहले आपका पूरा पाठ्यक्रम देने के लिए मैं संकल्पित हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन सामग्री, प्रामाणिक अध्ययन सामग्री, महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको दे सकूं। तो आज की कक्षा में जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, विनोद रस्तोगी और शंभुनाथ सिंह के नाटकों पर चर्चा होगी क्रमशः। तो चलिए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं, देखते हैं पहले नाटककार को। पहले नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का नाम आप सभी ने सुना होगा। जगदीश चंद्र माथुर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। इनके नाटक प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके नाटकों से हमने देखा है एकाध परीक्षा में नाटकों का क्रम पूछा गया है। इनके जो 5 महत्वपूर्ण नाटक हैं उनमें क्रम पूछा गया है, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण इनके नाटकों की बात है। जगदीश चंद्र माथुर की व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था। ये खुर्जा जो है, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1978 में ईस्वी में हुई थी। व्यक्तिगत जानकारी इनके बारे में इतनी ही आप जान लीजिए, क्योंकि अब सीधे आपसे हम इनके नाटकों पर बात करेंगे। इनके नाटकों की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य बात है, इनके नाट्य रचना की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो साथियों यह है कि इन्होंने समसामयिक समस्याओं, जो वर्तमान समय की समस्याएं हैं, समसामयिक समस्याओं एवं मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों से जोड़ा है और उसका समाधान आधुनिक तरीके से नाटकों में दिखाया है। तो एक बड़ी विशेषता क्या है इनकी कि इनके नाटकों में जो समस्याएं हैं वो आधुनिक हैं, लेकिन उनको उन्होंने जोड़ा है पौराणिक पात्रों से, पौराणिक प्रसंगों से, ठीक है ना, ऐतिहासिक पात्रों से, ऐतिहासिक प्रसंगों से, लेकिन समाधान आधुनिक तरीके से बताया। इनके बारे में 2 और महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने नाटकों को रंगमंच से जोड़ा। इनके नाटक अभिनय हैं। और एक तथ्य और जान लीजिए कि इन्होंने बहुत दिनों तक आकाशवाणी में भी कार्य किया था। अभी 15 मार्च 2022 को संपन्न हुई जीडीसी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस साहित्यकार ने आकाशवाणी के लिए काम नहीं किया है। तो यह आप जान लीजिए इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी कि जगदीश चंद्र माथुर ने भी आकाशवाणी में कार्य किया है। अब आइए हम इनके नाटकों की बात शुरू करते हैं। इनका पहला नाटक देखते हैं। पहला नाटक इनका है साथियों कोणार्क। एक नाटक का प्रकाशन वर्ष, नाम और क्रम आपको ध्यान में रखना है। कोणार्क का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1951 ईस्वी का प्रकाशित हुआ था, 1951 ईस्वी में। कोणार्क बहुत परिचित शब्द है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में कोणार्क सूर्य मंदिर है। किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था नरसिंह देव ने, महाराजा नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। तो इस ऐतिहासिक नाटक में इतिहास इतना ही है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको नरसिंह देव ने बनवाया था। इस नाटक में साथियों इस पौराणिक संदर्भ के माध्यम से, ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से 3 तरह की अवधारणाओं में संघर्ष आपको पूरे नाटक में देखने को मिलेगा। 3 तरह की अवधारणाओं की बात मैं कर रहा हूँ। 3 तरह की अवधारणाओं में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने क्या कहा कि इनके नाटकों में समसामयिक समस्याएं और मानवीय संबंध केंद्र में हैं। 3 तरह की अवधारणा में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। पहली अवधारणा क्या है? पहली अवधारणा है साथियों सर्जना और विध्वंस।
सृजन और विनाश के बीच में संघर्ष। ठीक है। दूसरा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा इनके इस नाटक में पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य संघर्ष। ठीक है। पिता और पुत्र की विचारधारा में एक पीढ़ी का जो पीढ़ीगत अंतर की वजह से पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष आपको इसमें देखने को मिलेगा। और तीसरा राज सत्ता और जनसत्ता का संघर्ष। ठीक है। जिसका आधुनिक तरीके से समाधान जो है माथुर जी ने इस नाटक में दिखाया गया है। पूरे नाटक में यह संघर्ष आपको देखने को मिलता है। ये तीन तरह की अवधारणा देख रहे हैं, सृजन और विनाश, सर्जना और विनाश के मध्य संघर्ष, पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों का संघर्ष, राजसत्ता और जनसत्ता के बीच का संघर्ष। ठीक है। अब आइए हम इनके दूसरे नाटक की ओर आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा नाटक है शारदीय। ठीक है। शारदीय का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष ध्यान से देखिएगा, क्रम इनका बहुत ध्यान से देखिएगा। यह भी ऐतिहासिक नाटक है। शारदीय भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें साथियों 1795 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम और मराठों 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच जो है युद्ध हुआ था। उस युद्ध की पृष्ठभूमि में ये शारदीय नाटक इनका लिखा गया है। अब इनके तीसरे नाटक की बात कर लेते हैं। दो नाटक आपने देख लिया, इसका विषय देख लिया कि 1795 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की पृष्ठभूमि में ये लिखा गया है। 1959 में शारदीय प्रकाशित हुआ था। ये इनका दूसरा नाटक है। इनका तीसरा नाटक बहुत चर्चित नाटक, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया नाटक, पहला राजा। पहला राजा का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। इस नाटक के बारे में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्वयं कहा है कि ना तो यह ऐतिहासिक नाटक है, ना पौराणिक नाटक है और ना यथार्थवादी नाटक है, अपितु यह मॉडर्न एलिगरी यानी अन्योक्ति नाटक है। मॉडर्न आधुनिक अन्योक्ति इसको आप कह सकते हैं कि यह मॉडर्न एलिगरी आधुनिक अन्योक्ति। इसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया है मॉडर्न एलिगरी, यानी यह आधुनिक अन्योक्ति है। यह स्वयं जगदीश चंद्र माथुर जी ने इसके बारे में कहा है कि यह जो है मॉडर्न एलिगरी है। इसमें साथियों विषय वस्तु जो है देखते हैं इसमें प्राचीन पात्रों और प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक समस्या को उठाया गया है। पृथ्वी के प्रथम राजा पृथु कौन थे? पृथु और नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें प्रकारांतर से संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है। यानी पृथ्वी के प्रथम राजा पृथु और देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में प्रकारांतर से संबंध स्थापित किया गया है। एक तरह से उनका नेहरू जी को पृथु में देखने की कोशिश की गई है। ठीक है। चलिए अब इनका अगला नाटक देखते हैं, वो है दशरथ नंदन। चौथा नाटक इनका है दशरथ नंदन। दशरथ नंदन साथियों प्रकाशित हुआ था 1974 ईस्वी में। जैसा कि इसका नाम देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यह पौराणिक नाटक है।
इसमें रामचरितमानस की कथा को आधुनिक पाठकों के समक्ष मूल रूप में, यानी कथा को मूल रूप में बनाए रखते हुए, उसमें कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं किया है, एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो यह रामचरितमानस की कथा है। इसमें रामचरितमानस की कथा वस्तु से जुड़ा है, ये इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इनका 5वां नाटक, यहां मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इनका साथियों क्रम पहले कोणार्क, फिर शारदीया, फिर पहला राजा, फिर दशरथ नंदन, उसके बाद इनका 5वां नाटक जो है वो रघुकुल रीत। इन 5 का क्रम और प्रकाशन वर्ष ध्यान से देख लीजिएगा। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाम है जगदीश चंद्र माथुर, समझ रहे हैं ना। इनके 5 नाटक महत्वपूर्ण है, इनमें एक भी आप ऐसा नहीं है कि इनको आप एक भी हल्के में ले सकते हैं। रघुकुल रीत का प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी में। यह 2 अंकों का नाटक है साथियों, 2 अंकों का नाटक है। चूंकि देख रहे हैं आप, इनकी मृत्यु कब हुई थी माथुर जी की? माथुर जी की मृत्यु 1978 में हो चुकी थी और ये प्रकाशित होता है इनके मरणोपरांत, यानी इनके मरने के बाद। ठीक है, यह नाटक रामलीला पद्धति पर लिखा गया है। ठीक है, इसकी 2 महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। यह रामलीला पद्धति पर लिखा गया है और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें कथा जो है वो राम विवाह से राम वनगमन, यानी राम विवाह से राम वनगमन की कथा को नाटकीय रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मेरी कोशिश यह है कि संक्षेप में आपको पूरी बात भी, पूरे तथ्य भी मिल जाए और बहुत बड़ी कक्षा में हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं। जैसा कि किसी एक नाटक को आप पढ़ने लगे तो आप जान रहे हैं कई क्लास बीत जाएगी, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके दृष्टिकोण से इतना जो तथ्य है वो मुझे लग रहा है कि पर्याप्त है। जगदीश चंद्र माथुर के आपने 5 नाटकों को देख लिया। अब आइए हम लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटकों को देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का प्रकाशन क्रम, उनकी तिथि, और ये जैसे पहला राजा है, पहला राजा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहला राजा आधुनिक किस राजनेता के जीवन संदर्भों से संबंधित है। ये नेहरू जी से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन पहला राजा से इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये उन्होंने, माथुर जी ने जो है आधुनिक समस्याओं को पौराणिक संदर्भों से जोड़कर उनका आधुनिक समाधान दिखाया है। तो राजा पृथु के चरित्र में उन्होंने नेहरू जी के चरित्र का निरूपण किया है। ये पहला राजा में है। इनके सभी नाटक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी नाटक को आप इनके ये नहीं कह सकते कि ये कम महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि इतना इसके बारे में जानकारी पर्याप्त है जितना आपको जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में चर्चा हुई, नाटकों के बारे में चर्चा हुई। अब आइए हम लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में बात करते हैं। आज के दूसरे नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा। आज 4 नाटककारों पर हमको चर्चा करनी है, इसलिए थोड़ा सा हम तेजी से चल रहे हैं। ठीक है ना साथियों। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनकी व्यक्तिगत जानकारी आप जान लीजिए कि इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 में जन्म। ठीक है। बस्ती, उत्तर प्रदेश, बस्ती जनपद में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था लक्ष्मीकांत वर्मा का। इनका एक उपनाम है, उसको भी जान लीजिए। प्रायः उपनाम से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उपनाम था चौकन दादा। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा अपने मित्रों, अपने संबंधियों के बीच में, अपने साथियों के बीच में चौकन दादा नाम से प्रसिद्ध थे। ये वास्तव में आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। किसके? आधुनिकता बोध। ठीक है। यह इनके बारे में व्यक्तिगत बात हो गई। अब सीधा इनके नाटकों से जोड़ते हैं आपको। इनका पहला नाटक तेंदुगुलम। ठीक है। तेंदुगुलम साथियों 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनके दूसरे नाटक की चलिए बात करते हैं।
सीमांत के बादल, सीमांत के बादल 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनका तीसरा नाटक है अपना अपना जूता, अपना अपना जूता। अपना अपना जूता साथियों प्रकाशित हुआ था 1964 में। और चौथा नाटक इनका रोशनी एक नदी, रोशनी एक नदी है, रोशनी एक नदी है, ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। रोशनी एक नदी है, ये भी 1974 ईस्वी में। जैसा मैंने कहा कि ये आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था एब्सर्ड, है ना। ये एक तरह से रोशनी एक नदी है, ये इनका विशुद्ध रूप से एब्सर्ड नाटक है। एक तथ्य जान लीजिए, रोशनी एक नदी है, एक एब्सर्ड नाटक है। इस नाटक में आधुनिक जीवन की जो विसंगतियां हैं उनके बारे में प्रतीकों के माध्यम से चित्रण किया गया है। रोशनी एक नदी है। इनका पांचवा नाटक देखते हैं साथियों, वह है ठहरी हुई जिंदगी। ठहरी हुई जिंदगी 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें राम और रावण की लोक शैली की लीला को उसके बीच से उठाकर सीधे लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया गया है और विसंगत में संगत की तलाश की जा रही है। राम की तलाश जारी है। किसमें? ठहरी हुई जिंदगी में 1980 में प्रकाशित हुआ था। छठे नंबर का इनका नाटक है साथियों, वो आदमी का जहर। ठीक है। तो ये 6 नाटक आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तिंदुगुलम 1958 ईस्वी, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी और आदमी का जहर, ये लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक हैं। अब आइए हम तेजी से अगले नाटककार की ओर बढ़ते हैं। अगले नाटककार है साथियों शंभुनाथ सिंह। ठीक है। शंभुनाथ सिंह के 2 नाटकों पर चर्चा होगी, उसके बाद विनोद रस्तोगी के नाटकों पर चर्चा होगी। शंभुनाथ सिंह के 2 महत्वपूर्ण नाटक और उसके बाद में विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी के 8-9 नाटक है जिनका नाम आपको जानना जरूरी है। जैसा बीच बीच में मैं कहता रहता हूँ कि परीक्षाओं की प्रकृति बदल रही है, प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं, गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आप किसी को भी बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। पिछली टीजीटी में एक प्रश्न पूछा गया, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। शंभुनाथ सिंह का जन्म 1916 में हुआ था देवरिया में। ठीक है। और इनकी मृत्यु साथियों हुई थी 1991 ईस्वी में। ठीक है। अब इनके 2 नाटक हैं, उन 2 नाटकों का आप नाम जान लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। वह दीवार की वापसी, दीवार की वापसी और अकेला शहर। ठीक है। अकेला शहर, ये हो गया। अब अंतिम नाटककार विनोद रस्तोगी के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। विनोद रस्तोगी, चलिए इधर हम विनोद रस्तोगी के बारे में बात कर लेते हैं। विनोद रस्तोगी, विनोद रस्तोगी का जन्म मई 1923 में, डेट आपको बता दें, 12 मई 1923 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। विनोद रस्तोगी जो है वो भी विसंगत बोध के नाटककार हैं। इनके बारे में एक बात और जान लीजिए, क्या है? ये विसंगत बोध के नाटककार हैं। यहाँ हम इनके 9 नाटकों के नाम आपको बताने चल रहे हैं, तेजी से इनके बारे में देखिए। विनोद रस्तोगी ने भी रंगमंच की दृष्टि से अनेक अभिनय नाटक इनके हैं। इनका पहला नाटक है आजादी के बाद। ठीक है।
दूसरा नाटक इनका साथियों है नए हाथ। नए हाथ का बहुत बार मंचन हो चुका है, ये अभिनेता की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद तीसरा है बर्फ की मीनार, ठीक है। चौथा नाटक इनका है जनतंत्र जिंदाबाद। जनतंत्र जिंदाबाद। पांचवा नाटक इनका है गोपा का दान। और छठा नाटक इनका है देश के दुश्मन। सातवां नाटक इनका है साथियों फिसलन और पांव। और आठवां नाटक है इनका भगीरथ के बेटे। और नौवां नाटक है इनका सराय के अंदर, ठीक है। ये विनोद रस्तोगी के 9 नाटक है। आजादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दाम, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भगीरथ के बेटे और सराय के अंदर। विनोद रस्तोगी विसंगत बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक अभिनेता यानी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए हैं। तो साथियों, आज की कक्षा में हम तेजी से 4 महत्वपूर्ण नाटककारों के नाटकों को देख लिया। जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह और विनोद रस्तोगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी करते रहिए। जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, एलटी ग्रेड की परीक्षा में, जीआईसी प्रयोक्ता की परीक्षा में आप अगर निश्चित सफलता चाहते हैं तो जुड़िए हमसे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मजा आएगा। किसी भी व्यक्तिगत सुझाव, परामर्श या जानकारी के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना प्रश्न डाल सकते हैं। 9369090822 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर प्रश्न भेज देंगे तो घंटे 2 घंटे में जैसे ही मैं इसको देखूंगा, इसका आपका समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।